हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे होता है, क्यों लेबल करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब जानेंगे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में बी मॉडिफाई विथ टैग्स। दीज टैग्स इनेबल डिटेक्शन और प्यूरिफिकेशन। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को हम मॉडिफाई कर देंगे, कुछ टैग लगाएंगे उस पर, है ना। और वो टैग हमको क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे उस जगह को डिटेक्ट करने के लिए और उस सीक्वेंस को प्यूरिफाई या आइसोलेट करने के लिए। ओके, द रिजल्टिंग न्यूक्लिक एसिड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई और रिकवर अदर इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल। और क्या करेगा, जो भी इस न्यूक्लिक एसिड के साथ जो टैग किया हमने, वो जहाँ पर भी जाके इंटरेक्ट करेगा उस मॉलिक्यूल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो वही जो हमने पहले बताया कि रिकवर मीन्स आइसोलेट, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी लेबल बाय, दो चीज़ों से लेबल कर सकते हैं हम इसको। एक आइसोटॉपिक लेबलिंग, वो कैसे करेंगे पूरा समझेंगे अच्छे से। एक दूसरा है नॉन आइसोटॉपिक लेबलिंग। नॉन आइसोटॉप कैसे हैं, क्या होते हैं, वो भी जानेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे इस क्लास के अंदर, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी कि ये सब टॉपिक है कि आइसोटॉप लेबलिंग होती क्या है, आज की क्लास में ये देखेंगे। फिर है कि उनको लेबलिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहले होती क्या है वो डिस्कस करेंगे, फिर कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आइसोटॉप लेबलिंग, ये चीज़ होती क्या है। आइसोटॉप लेबलिंग डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग रेडियो आइसोटॉप्स, सच लेबलिंग कॉल्ड रेडियो लेबलिंग। वो आइसोटॉप जो रेडियो है, यानी कि रेडिएशन इमिट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, रेडियो लेबलिंग। तो यहाँ पे हम आइसोटॉप से लेबलिंग कर रहे हैं। आइसोटॉप्स क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। तो उनको, और वो कैसे करते हैं हम, इनकॉर्पोरेट किसको करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होगी, सुगर होगा और फॉस्फेट होगा। तो इनमें से किसी के ऊपर हम टैगिंग कर देंगे, या इसको टैग करेंगे, या इसको करेंगे, या इसको करेंगे, यानी कि लेबल कर देंगे आइसोटॉप से। देखते हैं इसमें हम किसको आइसो लेबलिंग करते हैं और कौन सा इजी रहता है लेबलिंग के लिए, है ना, और क्यों ऐसा, वो भी देखेंगे। रेडियो लेबल प्रोब कंटेन न्यूक्लियोटाइड विथ रेडियो आइसोटॉप्स। तो यही जो पहली लाइन है वही सेकंड में बता रहा है। तो ये क्या है, प्रोब है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड है बहुत सारे, AGTC ए जो भी आ रहा है आगे सीक्वेंस पूरा। तो इनमें से किसी दो को, तीन को या 10 न्यूक्लियोटाइड को कंटिन्यूअस हम क्या कर देंगे, एक प्रोब बना देंगे। आइसोटोप यानी कि प्रोब, यानी कि एक सीक्वेंस है काफी लंबा, या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जितना, है ना, 20 से 25 तक न्यूक्लियोटाइड है, उनको हमने आइसोटोप से लेबलिंग कर दी है। तो वो हमारा क्या बन गया, प्रोब बन गया। प्रोब यानी कि एक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस है जो जाके सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पर भी सिंगल DNA स्ट्रैंड या कहीं मिलेगा तो उसके साथ मैच करेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ मैचिंग होगी उसके साथ बाइंड कर जाएगा, उसी को प्रोब बोलते हैं। उसी प्रोब को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कितनी सॉल्यूशन के लिए, और मोस्टली हम इस सॉलिड स्पेसिमेन में यूज करते हैं। तो मोस्टली इस टाइप के जो रेडियो आइसोटॉप्स लेवल जो प्रोब्स है, इनको हम मोस्टली यूज करते हैं सॉलिड स्पेसिमेन के साथ। यानी कि जो चीजें हम डिटेक्ट करना चाहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, हम उसको पहले सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या सॉलिडिफाई करेंगे, फिर उसको यूज करना ज्यादा इजी होता है। सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन अलग होती है, बट कॉमनली सॉलिडिक स्पेसिमेन के साथ करते हैं ना। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले आइसोटॉप्स कौन से हैं, एक है फॉस्फेट जिसके ऊपर 32 का आइसोटॉप है, एक है 33 का आइसोटॉप, सल्फर है जिसमें 35 है,
और हाइड्रोजन है जिसमें है 3। तो ये कॉमनली यूज होने वाला आइसोटोप है। इसके अलावा भी है जिसको भी हम देखेंगे कौन कौन से। ये मोस्ट कॉमन है आइसोटोप। तो फॉस्फेट के 2 आइसोटोप है। सल्फर का ये एक यूज करते हैं, हाइड्रोजन का ये यूज करते हैं। तो याद रखें सब में 3 आ रहा है। हाइड्रोजन का ओनली 3 है, S4 5। ठीक है, फॉस्फेट में 3 और 2 दोनों है। और हम जो अपनी बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर यानी कि बायोलॉजिकल सैंपल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई, तो उसमें जो कॉमनली यूज होने वाला है वो है 32P, यानी कि 32P वाला यूज करते हैं हम, 33 वाला नहीं करते। दिस वन इज, और 35 तो हम कर ही रहे। ठीक है, तो इसको हम पता है कहाँ यूज करते हैं, नहीं पता है तो भी देखेंगे, है ना। और ये 35 को कहाँ करते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। तो सल्फर हमारी बॉडी में कहीं हम देखते नहीं है कि यूज होता है, मतलब बहुत ऐसे कि उसको हम आइसोटोप में यूज कर ले कि वो कहीं पर भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, यानी कि कॉमन फिजियोलॉजी में हमारा सल्फर नहीं यूज होता है। नॉट नॉर्मली इनकॉर्पोरेट इन डीएनए आरएनए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को मतलब टेक कर रहे हैं ना। न्यूक्लिक एसिड में तो कहीं पर भी सल्फर यूज होता नहीं है। नाइट्रोजन बेस को हमने देखा है, शुगर को देखा है और फॉस्फेट ग्रुप को देखा है। तो नाइट्रोजन बेस में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। और शुगर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का P और O और H। तो इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं रहा है ना। ये कौन कौन से आगे, एक P है, एक C है, एक H है, CHONP, बस चॉम्प। ये 5 चीजों के अलावा कोई भी डीएनए आरएनए के अंदर नहीं है। तो फिर अब हम सल्फर को कहाँ यूज करेंगे, ऐसा क्या करें कि वहां पे यूज कर पाए हम। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको फोस्फोथियोट के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर यूज करेंगे, यानी कि जो फॉस्फोरस ग्रुप है उसके साथ में थियो में एस को यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे, नॉर्मली जो फॉस्फेट है हमारा वो कैसे होता है, उसके अंदर 4 ऑक्सीजन होते हैं, है ना। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अब कैसे करते हैं, फोस्फोथियोट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये शुगर है, ठीक है ना, जी लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन को हटा के हम यहाँ पे सल्फर को ऐड कर देते हैं। ये है इसका डेरिवेटिव, यानी कि हमने फॉस्फोरस के साथ में ही इसको यूज किया है। तो इसके अंदर हम जो आइसोटोप है वो वाला यूज कर रहे हैं, फॉस्फोरस P तो हमारा नॉर्मल है, S जो इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो है आइसोटोप से लेबल्ड। नॉर्मल फॉस्फेट ग्रुप है 4 ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमने अभी बात करी, और सेंटर में उसके होता है फॉस्फोरस। ठीक है, सेंटर में मैंने बताया अभी फॉस्फोरस होता है और 4 ग्रुप ऑक्सीजन के ऐड होते हैं। ओके, यहाँ पे शुगर आ जाती है। ठीक है, इन फॉस्फोथाइट में अब क्या होगा, 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय द सल्फर। इनमें से कोई एक ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर से रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें मोस्टली यूज होता है ये वाला। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, सल्फर आइसोटोप या रेडियो एक्टिव सल्फर को डीएनए या फिर आरएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और उस कंडीशन वो जो है किसके फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉस्फोरोथायोएट ग्रुप के फॉर्म में, है ना। अब रेडियो एक्टिव यहाँ पे मॉलिक्यूल या फिर एटम है वो है सल्फर, यूज टू लिंक न्यूक्लियोटाइड के वन लिंकिंग में ये यूज हो रहा है जो आइसोटोप के फॉर्म में। अब 2 चीज आती है, आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होती है,
जिसके अंदर की रिप्लेस स्पेसिफिक एटम बाय देयर आइसोटोप, यानी कि कोई स्पेसिफिक एटम है उसको हम आइसोटोप के साथ रिप्लेस कर दिया। जैसे ये P है और ये P है, इसमें एक में 32 है, एक 33 है, यानी कि इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, या नॉर्मल जो स्टेबल कंडीशन है P की उसके साथ हमने जो रेडियो एक्टिव है उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये आइसोटोप है, यानी कि एटम तो एक ही है, उसके आइसोटोप्स अलग अलग है ना। तो आइसोटोप में क्या हो सकता है, स्टेबल आइसोटोप हो सकता है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो सकता है ना। रेडियो एक्टिव में हम 33P है, 32P है, मान लो कि हमने माना है, इसको भी आइसोटोप में यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से यूज होता है। और रेडियो आइसोटोप कौन से होंगे, जो लेबलिंग, यदि ये वाले कोई सी भी आइसोटोप है जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो वो रेडियो लेबलिंग कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि रेडियो आइसोटोप हो, इनमें से कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि ये नहीं होता है, सारे नहीं होते हैं ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 है मान लो, ये किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये आएगा स्टेबल में। यदि यहाँ पे हमने आइसोटोप कोई अलग ऐड कर दिया किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन डाल के, अब ये हो सकता है स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल नहीं है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, यानी कि यहाँ से हटने की कोशिश करेगा, तो वो रेडिएशन या फिर रेडियो आइसोटोप कहलाता है। लेबल विथ रेडियो आइसोटोप, जिसमें रेडियो एक्टिविटी हो आइसोटोप के अंदर, उसको रेडियो लेबलिंग कहेंगे। ये कोई फर्जी फर्जी बातें बोल रहा है जो सबको आती है। एटम दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, बट इसका मास चेंज हो सकता है 2, 3, बस यही इसका आइसोटोप है। नंबर सेम हो, मास डिफरेंस हो, मास इज नॉट सेम, नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। कुछ कुछ आइसोटोप है जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है, तो वो क्या करते हैं, मतलब ये जो आइसोटोप है ये तो स्टेबल है, इसमें कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, ये स्टेबल है, बट ये और ये हो सकता है अनस्टेबल हो, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई ये समझ लो, है ना। देन आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन, तो अनस्टेबल है तो वहां पे कोई कोई रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होते ही जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है क्या करेगा, इमिट करेगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, वहाँ रिएक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट इमिट होगी और उसको रेडिएशन बोलेंगे। सच आइसोटोप जो रेडिएशन या इमिट करते हैं कुछ रेडिएशन को, उसको रेडियो आइसोटोप बोल देंगे, या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड्स बोल देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है इस वजह से रेडिएशन हो रहा है, तो रेडियो न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं उसको। और बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो कॉमनली अदर जो फैक्टर यूज होते हैं या अदर जो रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये 32, 131, आई यानी आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कैल्शियम। आयोडीन है 131 जो आइसोटोप के फॉर्म में हम बायोलॉजिकल रेडियो आइसोटोप के फॉर्म में यूज कर रहे हैं ना। आइसोटोप तो इसके और भी है, बट जो रेडियो है हम यूज भी कर रहे हैं बायोलॉजी में, उन्हीं का दिया है। और सल्फर का 35 जो हम अभी देख चुके हैं, और कार्बन का 14, हाइड्रोजन का 3 और कैल्शियम का 45। तो बायोलॉजिकल रिसर्च में हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, अभी देखा ये और ये। जब कोई स्टडी हमको कम दिन के अंदर या कम जिसकी रेडियो आइसोटोपिक कंडीशन हमको चाहिए तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। और ये जहाँ पे कोई फॉसिल है, फॉसिल रिकॉर्ड कितना पुराना है और ज़्यादा पुराना नहीं लगता है, जैसे ह्यूमन के केस में या फिर सिविलाइजेशन वाली जो कंडीशन, वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती है। कार्बन डेटिंग बोलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन 14 और 3, और
कॉमन आइसोटोप क्या है कार्बन का, पता करना। कॉमन मीन्स विदाउट रेडियो आइसोटोप, जो स्टेबल आइसोटोप हो। द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल प्रोड्यूस बाय रेडियो आइसोटोप डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो आइसोटोप। सिग्नल है किसी भी रेडियो आइसोटोप का, वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी उसकी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करती है जो रेडिएशन इमिट हो रही है उस रेडियो आइसोटोप से। एक तो यही सेम बात हो गई। एक है टाइम ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम तक हमने उसको एक्सपोज रखा है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 12 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, करोड़ों दिन, उस पर डिपेंड करता है अलग अलग। तो एक्सपोजर टाइम में भी लॉन्गर, लंबा हो सकता है, रेंज हो सकती है 1 डे से फ्यू डे और कुछ वीक तक। इन सम एप्लीकेशन, मतलब कुछ कुछ हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम सप्ताह तक भी रखना जरूरी होता है। देन जो वाइडली हम इस फॉस्फोरस के जो आइसोटोप को यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग में, डॉट ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में एंड प्लेग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इसमें हम कॉमनली यूज क्या करेंगे, 32 फॉस्फोरस वाला रेडियो आइसोटोप। और ये 32 वाला जो इमिट करता है हाई एनर्जी की बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, ये याद रखें। कहीं कहीं अल्फा भी आएगा, कहीं गामा आता है, बट ये जो 32 फॉस्फोरस है वो बीटा पार्टिकल को ही इमिट करता है। इससे क्या है हमारे पास, इसकी सेंसिटिविटी डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ये हाई डिग्री सेंसिटिविटी शो करता है फॉस्फोरस, यानी कि इसका रिजल्ट बहुत ही स्पेसिफिक होता है। Then incorporation of radioisotope in sample can be detected by 2 common method। अब जो रेडियो आइसोटोप की एक्टिविटी तो हो रही है, बट वो एक्टिविटी हमको पता कैसे चले, पता करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। यानी यहाँ पे रिएक्शन तो हो रही है बहुत सारी, बट वो कितनी है, क्या है, हमको दिखाई तो दे रही, मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने वाले, डिटेक्ट करने वाले जो मेथड या फिर डिवाइसेस है वो देखेंगे। एक होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ये ऑटो रेडियोग्राफी ये एक फोटोग्राफ के जैसे होती है। कैसे होती है, क्या फंक्शन करती है, डिटेल में देखेंगे इसको। देन एक डायरेक्ट मेजरमेंट, सीधा देख के मेजर करने वाली है, इसमें से ये 2 यूज होती है, उनमें भी ये मोस्ट ऑफ द यूज होती है, जिंजर काउंटर और सिंटिलेशन काउंटिंग। जिंजर काउंटर क्या होता है, इमिशन फ्रॉम रेडियो आइसोटोप इज डिटेक्टेड बाय आयनाइजेशन दे प्रोड्यूस इन गैस। यानी कि जो भी रेडियो आइसोटोप है वो इमिशन यानी कि कुछ न कुछ इमिट करेगा, वो गैस के अंदर यानी कि हवा के अंदर ही जो प्रोड्यूस करता है आयंस, उन्हीं को डिटेक्ट करता है जिंजर। और इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय बाय।